नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। हम यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु के उस कथन से शुरुआत करते हैं जिन्होंने कहा था कि किसी भी देश को चलाने के लिए उतने अच्छे कानूनों की जरूरत नहीं पड़ती जितने अच्छे अधिकारियों की। हमारे देश के संविधान निर्माता आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि ये संविधान एक पवित्र दस्तावेज है और इसको आने वाली सरकारें यदि अच्छे से लागू करेंगी तो यह देश के लिए वरदान सिद्ध होगा, और यदि उसको अपने अनुकूल ढंग से रचने की कोशिश करेंगी तो यह देश के लिए खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है। तो यह निर्भर करता है कि देश की शासन सत्ता पर बैठे जो सरकार के मंत्री हैं वो उस पर कैसे अमल कर रहे हैं, देश की शासन व्यवस्था का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, देश के संविधान में दिए गए शासन सिद्धांतों का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो देश के कल्याण के लिए कर रहे हैं या स्वयं के कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं अपने इस शतकों के शतक की महासीरीज में पहले वीडियो में भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित 100 महत्वपूर्ण विकल्पों की सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे उनके आंसर और उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो दोस्तों, यह आपके लिए जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, जो आपके लिए आगामी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 21 मई 2022 को होने वाली है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सहायक वीडियो होगा। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी जो भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान से संबंधित प्रश्न आते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण संजीवनी बूटी के समान साबित होने वाला सेशन है। तो दोस्तों, सीधे हमारे साथ इस राज्य व्यवस्था यानी संविधान के इस ज्ञान के सागर को जानने के लिए हमारे साथ चल पड़े और हम सीधे इन प्रश्नों के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब देश का संविधान लागू किया गया था। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 का दिन देश की गणतंत्र की शुरुआत का दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था संविधान सभा के सदस्यों के माध्यम से। इसीलिए हमारे देश को गणतंत्र कहा जाता है। गणतंत्र की व्यवस्था का तात्पर्य उस देश की व्यवस्था से है जहां का मुखिया यानी राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति वह क्या होता है, निर्वाचित होता है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, वंशानुगत ना हो, उसको हम गणतंत्र कहेंगे। और जहां राजतंत्र होता है वहां जो देश का मुखिया होता है वो वंशानुगत होता है, जैसे ब्रिटेन में। ठीक है, तो पूछा जा रहा है जब गणतंत्र 1950 की स्थिति में देश की स्थिति कैसे थी, यानी देश को परिभाषित कैसे किया गया था। तो वह परिभाषित किया गया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी भारत प्रभुता संपन्न है, यानी अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों पर निर्णय लेने का स्वयं अधिकार है भारत को। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब देश में सरकार लोकतंत्रात्मक होगी। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा निर्वाचित शासन लोकतंत्र है, और गणराज्य का मतलब देश का मुखिया निर्वाचित होगा। यह स्थिति थी। और इसमें जो अन्य विकल्पों में दिया गया है समाजवादी, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, ये गलत हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा है, पंथ निरपेक्ष लिखा है 1976 में। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र बस नहीं लिखा था, ये कथन लिखा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में एज इट इज लिखा हुआ है, तो ये 1950 में लिखा था। बाद में इसमें संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो वो लाइन हो गई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में, और यह प्रश्न बताता है कि कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष वर्णित करता है। तो धर्मनिरपेक्ष वर्णित करता है यह बताने के लिए हम इनमें से किस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि भारत का संविधान या हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ धर्मनिरपेक्ष का मतलब है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, और ये जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह शब्द जोड़ा गया है। और जो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है उसके साथ समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, उसके साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है हमारे देश का, उसमें जोड़ा गया था। तो ये संविधान की प्रस्तावना से हमें पंथ निरपेक्ष शब्द या धर्मनिरपेक्ष शब्द पता चलता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द की जगह पंथ निरपेक्ष है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो आपसे गुजारिश है कि दोस्तों जो आपसे प्रश्न के उत्तर बन रहे हों उसको आप जो है कमेंट करें और अपने से एक चार्ट पेज ले लीजिए जिसमें ए बी सी डी जो आंसर आपके हों, बाद में 100 प्रश्न होने के बाद अपना मूल्यांकन करिएगा कि कौन सा आपका कितने आपके उत्तर सही हुए मेरे आंसर बताने के पहले। ठीक है, तो पूछा जा रहा है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो हमने पूर्व प्रश्न में डिस्कशन किया है, इसमें समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था, ग्राम स्वराज जो है नहीं जोड़ा गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले से था। ठीक, तो आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। और यह जो प्रश्न है ये बता रहा है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। तो दोस्तों संविधान को पवित्र दस्तावेज कहने का जो कथन है यह कहने वाले हमारे भारतीय संविधान के निर्माता, संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने भारत के संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। अब आप समझ सकते हैं कि पवित्र दस्तावेज कहा क्यों होगा। तो दोस्तों इसलिए कहा होगा क्योंकि जो पवित्र दस्तावेज है यानी संविधान है वो देश के विकास की बात करता है, मूल अधिकार की बात करता है और प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक का, जो राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक है उसके सर्वांगीण विकास की बात करता है। ठीक है, इसीलिए इसको पवित्र दस्तावेज कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। तो यहाँ दोस्तों जो प्रश्न दिया गया है ये पूछ रहा है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। माने संसदात्मक शासन व्यवस्था अगर कहीं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है उसका मतलब क्या है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम हमारे देश में भी है, भारत में, और ब्रिटेन में भी है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इसका मतलब क्या है, विधायिका मतलब कानून बनाने वाली संस्था, विधायिका का मतलब क्या होता है, कानून बनाना। तो ये कानून बनाने वाली संस्था है। जैसे भारत में संसद, जिसको हम पार्लियामेंट अंग्रेजी में कहते हैं, तो संसद हमारे देश में है। संसद में कौन कौन शामिल है, संसद में लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है और राष्ट्रपति शामिल है। तो संसद कितने भागों से मिलकर बनती है। आर्टिकल 79 में संविधान में लिखा है कि संसद का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तीनों को मिलाकर संसद कहेंगे। क्यों, क्योंकि कोई कानून बनेगा उस पर लोकसभा का सहमत होगा, राज्यसभा सहमत होगी और राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, तब कोई भी अधिनियम, कोई भी विधेयक, कानून बन पाता है। तो यह हो गई संसद। अब कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका होती है सरकार, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो कानून बनता है विधायिका के द्वारा। विधायिका मतलब जो कानून बनाने वाली संस्था है। जैसे केंद्र में संसद और राज्यों में विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो ये कानून बनाती है, उस कानून को एग्जीक्यूट करने का काम करती है कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब सरकार, यानी जिसकी सरकार होती है वो। तो कार्यपालिका में कौन आते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सब। ठीक, पूरा उनका सचिवालय काम करता है। और एक स्थायी कार्यपालिका है, जैसे आईसीएस अफसर होते हैं, आईएएस, आईपीएस, ये सब, तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है विधायिका का। इसका मतलब कि विधायिका माने संसद में जिसका बहुमत होगा उसी की सरकार होगी। और यह जो है अगर विश्वास प्रस्ताव पारित ना हो पाए, यहाँ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, तो जो कार्यपालिका है, जो मंत्री परिषद है, वो अपना त्याग पत्र दे देगी। ये होता है कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक भारत की संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो दोस्तों संघीय लक्षण जो पूछा जा रहा है उसमें से कौन सा नहीं है। तो संघीय लक्षण का मतलब होता है जो केंद्र और राज्य दोनों से संबंध हो, ऐसा लक्षण या ऐसी विशेषता जिसका संबंध केंद्र और राज्य दोनों से हो, उसको हम क्या कहेंगे, संघीय लक्षण। जिसका संबंध केवल केंद्र से हो या केवल राज्य से, वो संघीय लक्षण नहीं होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कौन कौन सा इसमें। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ये संघीय लक्षण है। ये क्या है, संघीय लक्षण है। मतलब केंद्र को समवर्ती सूची और संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार है, राज्य को भी राज्य सूची और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, तो भारत का भी संविधान है, राज्यों के लिए भी उनको शासन सत्ता जो है संविधान के अनुसार प्राप्त हुई है।
तो सारा वर्णन है, केंद्र और राज्य सरकार कैसे बनेंगी ये संविधान में वर्णित है, ये भी संघीय संविधान है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब सुप्रीम कोर्ट, पूरे देश का एक ही सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट के ऊपर मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, इसका मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र है, वह भी संघीय लक्षण है। और इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता का मतलब है कि एक एकल नागरिकता, यानी राज्य का नागरिक होने की बात नहीं है, यहाँ केवल देश का एक नागरिक होगा। यह देश के संविधान में एक एकात्मक लक्षण है, यह संघीय लक्षण नहीं है। इकहरी नागरिकता का मतलब किसी भी राज्य के आप नागरिक नहीं होंगे, आप पूरे एक देश के नागरिक कहे जाएंगे, यानी आपके पास नागरिकता का एक आधार है, वह भारतीयता। इस तरीके से ये जो संघीय लक्षण नहीं है, कैसा लक्षण है ये एकात्मक लक्षण है। कैसा लक्षण है ये? एकात्मक। ठीक, यहाँ जो है केंद्र का महत्व है, यहाँ देश का महत्व है, यानी केंद्र का महत्व है, राज्य का यह महत्व कम हो जाता है, इसीलिए इकहरी नागरिकता एकात्मक लक्षण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां है, इसमें कहा गया है कि भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? तो अभी आप कुछ समय पहले धारा 370 हटी, जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसका पुनर्गठन करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। ये जो अधिकार है संसद का, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत मिला है? तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत मिला है। इसका मतलब है नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण, क्षेत्र, नाम में परिवर्तन। ठीक है, संसद द्वारा किसी भी नए राज्य का निर्माण, उसके क्षेत्र में परिवर्तन, उसकी सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन करने का हक है, अधिकार है। ये आर्टिकल 3 में लिखा है और इसी के तहत जो है आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन हुआ, अन्य राज्यों का भी निर्माण हुआ और ये जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी पुनर्गठन हुआ आर्टिकल 3 के तहत, और यही जो है संसद को अधिकार प्राप्त है इस आर्टिकल के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो दोस्तों आपको पता होगा, जब देश का संविधान बनने वाला था, यानी हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, तब देश में राज्यों को गठन करने की मांग उठी थी भाषा के आधार पर। तो दोस्तों जो एक नाम था पोटी श्री रामुल्लू, पोटी श्री रामुल्लू, इनकी आमरण अनशन में मृत्यु हो गई थी 1952 में। और आंध्र प्रदेश राज्य जो है, आंध्र प्रदेश राज्य पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था। ठीक है, भाषा के आधार पर गठित हुआ था पहला राज्य आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद एक आयोग बना, उसका नाम था फजल अली आयोग। ठीक है, न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में बना था। तो फजल अली आयोग जो है, इस आयोग का गठन 1953 में किया गया था और दिसंबर 1955 में रिपोर्ट दी। और फिर जो है एक्ट बना 1956 में। 1956 में जो एक्ट बना वो इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए बना। इसकी सिफारिश थी कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएं। फिर बाद में इसकी सिफारिशों को संशोधित करते हुए इस एक्ट के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। फजल अली आयोग का कहना था 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। बाद में इसकी सिफारिशों को संशोधन के साथ मानते हुए केंद्र सरकार ने, यानी संसद द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं और हमारे देश के जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति हैं देश के प्रधान होते हैं, देश का संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, यानी हम शासनाध्यक्ष कहेंगे, शासनाध्यक्ष। ठीक, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और इनका जो निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है, वो कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। अप्रत्यक्ष मतदान का मतलब होता है अगर जनता करेगी, जनता के प्रतिनिधि
प्रतिनिधियों द्वारा, अगर निर्वाचन जनता द्वारा डायरेक्ट हो रहा है उसको हम डायरेक्ट इलेक्शन कहेंगे, प्रत्यक्ष मतदान कहेंगे। और यदि जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, यानी जनता अपने प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव को चयन करके भेज देती है, फिर वो एक राष्ट्रपति को चुनते हैं, वो मतदान होगा अप्रत्यक्ष मतदान। जैसे आप गांव से रिलेट कर सकते हैं, एक सरपंच होता है, ग्राम प्रधान, उसका चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा होती है। लेकिन जो उप सरपंच होता है, उप सरपंच का निर्वाचन पंचों के माध्यम से होता है। जो भी पंच निर्वाचित होते हैं उनमें से किसी एक को उप सरपंच बनाया जाएगा। तो उप सरपंच का निर्वाचन अप्रत्यक्ष हो रहा है और सरपंच पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही लोकसभा की बात करें, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं होता। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर है उनको चुनने का अधिकार विधानसभा के सदस्यों को होता है। यानी हर राज्य के विधानसभा से जो मेंबर हैं वो चुने जाते हैं, हर राज्य से अलग अलग। ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता को निर्धारित करता है? तो दोस्तों बताइएगा ये कौन सा आर्टिकल होगा। तो आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 में लिखा है कि देश का राष्ट्रपति एक बार अगर निर्वाचित हो गया है वो कई बार निर्वाचित हो सकता है, यानी पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन योग्य। तो पुनः निर्वाचन योग्य है, पुनः जीतने योग्य है। यानी हमारे देश में जो राष्ट्रपति है आर्टिकल 57 के अनुसार कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। और अगर अभी तक पूछे कि देश में 3 बार राष्ट्रपति कौन बने, तो 3 बार बने थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इन्होंने 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। उनके बाद जो है कोई भी राष्ट्रपति अभी तक 2 बार नहीं रहा अपने पद पे। ठीक है। 2 बार, प्रथम बार उपराष्ट्रपति रहे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो पुनः निर्वाचन का योग्य का मतलब दोबारा वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, फिर से अपने कार्यकाल समाप्ति होने के बाद भी वो चुनाव लड़ सकते हैं और दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुने जा सकते हैं। और अमेरिका में कैसा है, अमेरिका में 2 बार एक ही व्यक्ति अगर लगातार चुना गया तो फिर नहीं लड़ सकता तीसरी बार। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पद है प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति के त्याग पत्र को संबोधित करने का जो प्रावधान है संविधान में वो उपराष्ट्रपति के लिए है। यानी राष्ट्रपति अपना अगर त्याग पत्र देना चाहते हैं, त्याग पत्र कैसे देंगे? यदि उनका कार्यकाल पूरा हो जाए तब त्याग पत्र देंगे, और यदि उन पर महाभियोग प्रस्तावित हो जाए, महाभियोग का मतलब होता है ऐसा प्रस्ताव जो संसद के लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाए कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का या अपने जो उसको अधिकार दिए गए हैं संविधान के तहत उनका अतिक्रमण किया है, यानी संविधान के अनुसार काम नहीं किया है राष्ट्रपति, और उस पर यदि लोकसभा राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जाए, तो उस प्रक्रिया के द्वारा भी राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ेगा। ठीक। तो ये जो अपना त्याग पत्र है वो सौंपेंगे किसको? तो सौंपेंगे उपराष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित मेंबरों के द्वारा। और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। लेकिन यह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होगा तो किसको देंगे? तो ये भी अपने राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की बात करता है? तो दोस्तों ये पूछा गया है संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61 हमने पूर्व प्रश्न में चर्चा की है। आर्टिकल 61 में लिखा है कि संसद में किसी सदन में प्रस्ताव, ठीक, और 14 दिन पूर्व सूचना, फिर लोकसभा प्लस राज्यसभा से पास,
और त्यागपत्र। यानी कोई भी सदन जिसके 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करके प्रस्ताव रखें कि राष्ट्रपति ने ऐसा ऐसा किया है और इसको जो है पद से हटाया जाए, तो उसके लिए 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी कि वो अपना पक्ष रख सकता है, ठीक, मजबूती से। और फिर कोई जो सदन में उसको प्रस्ताव को लाया गया वो सदन उसको पास कर देगा बहुमत से। फिर प्रस्ताव की जांच दूसरे सदन में जाएगी, दूसरा सदन भी जांच करेगा और पर्याप्त अवसर देगा राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए। और फिर जब वो सदन दूसरा सदन भी पास कर देगा तो त्याग पत्र देना होगा राष्ट्रपति को, उसी दिन से वो प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि नियुक्ति चयनकर्ता निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति को चुनने वालों में लोकसभा के मेंबर भी होते हैं, राज्यसभा के होते हैं और राज्यों की विधानसभा के भी होते हैं निर्वाचित मेंबर। लेकिन राष्ट्रपति को जब हटाना होता है तो उसमें राज्यों की विधानसभा के मेंबर जरूरी नहीं होते, उसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से पास हो जाए विधेयक तो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। उसको हम इम्पीचमेंट मोशन कहते हैं, अनुच्छेद 61 में लिखा है, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाता है तो राष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम कर सकता है? तो यह अब लिमिट जो है अधिकतम 6 महीने तक। कितने? अधिकतम 6 महीने तक। आर्टिकल 65 में लिखा है 65 में कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम लिया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। आर्टिकल 35 क्या आर्टिकल जो है 65 क्या बताता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो कार्यवाहक, उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या किसी अन्य कारणों से उनको पद से हटा दिया जाए, ठीक, या अस्वस्थ चल रहे हों, कुछ भी कारण हो सकता है, तो तब उपराष्ट्रपति जो होंगे देश के वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तब उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं तब वो राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे, सभापति का काम नहीं करेंगे, केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे। और उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने में राष्ट्रपति को मिलने वाली सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 65 ये बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेदों में से एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो दोस्तों यह आर्टिकल 53 बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कार्यपालिका शक्तियां का मतलब कि जो भी सरकार यानी केंद्र के द्वारा काम हो रहे हैं, शासन व्यवस्था संचालित हो रही है, उसका प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। यानी बाकायदा गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित किया जाएगा और उसके थ्रू लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आर्टिकल 53 ये बताता है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार कब है? जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा हो, राज्यसभा की अनुशंसा हो, भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा हो, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा हो। तो मंत्रिमंडल की अनुशंसा, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा मतलब प्रधानमंत्री की अनुशंसा। और अगर प्रधानमंत्री की अनुशंसा है यानी पूरी सरकार की अनुशंसा है, और फिर क्या करना पड़ेगा? उनको जो है अपना पद त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएगा लोकसभा भंग हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। यानी मंत्रिमंडल की अनुशंसा यानी प्रधानमंत्री की अनुशंसा मिल जाएगी, इस लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो सरकार की अनुमति पर, मंत्रिपरिषद की अनुमति पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस कथन पर विचार करें और दिए गए कथनों के अनुसार सही उत्तर चुने। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो देखते हैं। इसमें दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, गलत है। ये आर्टिकल 53 में डायरेक्ट लिखा है कि राष्ट्रपति में निहित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है आर्टिकल 75 के द्वारा, सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, सही है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री किसी सदन का सदस्य हो, बिल्कुल सही है। 6 महीना बिना किसी सदन का सदस्य हुए भी राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है, प्रधानमंत्री। तो आर्टिकल 2, 3, 4 क्या है? सही है। आर्टिकल 2, 3, 4 माने सी नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो दोस्तों आर्टिकल 123 में लिखा है कि जब देश के दो सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा अपने सदन में ना हो, सत्र में ना हो, सत्र मतलब अधिवेशन न चल रहा हो, तब कानून बनाने की जरूरत महसूस हो, तब मंत्रिमंडल की सिफारिश पर यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर जो राष्ट्रपति है वो किसी भी इस कानून के लिए, किसी भी व्यवस्था के लिए क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। ठीक है, आर्टिकल 123 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो स्वीकृति रोकना या स्वीकृति देना आर्टिकल 111 में लिखा है कि किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, तो इस बात को यहां याद रखिएगा। ठीक, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो दोस्तों इनमें से जो नियुक्ति का अधिकार है वो किसको है? तो इनमें से राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, एक राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति करता है, उपरोक्त सभी की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम इस प्रश्न में देखते हैं, संविधान में असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। कब उपबंध कर सकता है? इसके लिए ये लिखा हुआ है आर्टिकल 160 में। ठीक है, आर्टिकल 160 में लिखा है कि संविधान में असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 160। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक कैसी शक्ति है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। आर्टिकल 72 में लिखा है कि यदि किसी को सजा मिली है और उस सजा के थ्रू उसको सजा घोषित की जाती है, ठीक है, तो उसको क्षमा माफ करने की शक्ति यानी उसकी सजा को कम कर सकते हैं। मृत्युदंड मिला है तो उसकी क्षमा सजा को बदल सकते हैं, आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, या उसकी पूरी सजा को माफ भी कर सकते हैं, वो क्रिटिकल केस में। तो ये न्यायिक शक्ति है। ठीक, राष्ट्रपति को कई प्रकार की शक्तियां हैं, विधायिका शक्ति भी है, न्यायिक शक्ति भी है, कार्यपालिका शक्ति है, सैन्य शक्ति भी है। यानी राष्ट्रपति महोदय हमारे देश के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ठीक है, तो ये आंसर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों देश के जो चौथे राष्ट्रपति थे वो थे आपके, देश के जो चौथे राष्ट्रपति थे ये थे आपके वीवी गिरी। ठीक है दोस्तों, चौथे राष्ट्रपति जो थे वीवी गिरी, ये इनका पूरा नाम था वराहगिरी वेंकटगिरी। ठीक है, वराहगिरी वेंकटगिरी, और ये देश के चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये दूसरे राष्ट्रपति थे, ये तीसरे थे और ये चौथे थे। तो ध्यान रखिएगा, श्री वराहगिरी वेंकटगिरी, और एक ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनमें दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, दूसरे चक्र की मतगणना। ठीक है, तो दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं और इनके निर्वाचन में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। निम्नलिखित में से एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, जो उसका सदस्य नहीं होता है, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर।
तो दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और इसमें देखते हैं कि किसकी अध्यक्षता उसके सदस्य के द्वारा नहीं की जाती। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा की सदस्यता अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति जो देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी मेंबर नहीं होता, सदस्य नहीं होता। ठीक है, तो सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये उपराष्ट्रपति नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। तो आंसर हो जाएगा वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक, कि हमने पूर्व प्रश्न में चर्चा भी कर ली है। आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति को उसके पद से भिन्न निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उसको किसके पद से हटाया जा सकता है, तो राज्यसभा के, क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसीलिए ये जो पदेन सभापति होता है, ठीक, उच्च सदन का यानी राज्यसभा का, तो वहीं सबसे पहले वो प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर लोकसभा उसको पास करेगी और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। जैसे राष्ट्रपति को पद से हटाने की महाभियोग प्रक्रिया शुरू होती है किसी भी सदन से, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 बार जो उपराष्ट्रपति रहे हैं वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक थे डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक, तो मोहम्मद हामिद अंसारी ये 2002 से 2012 तक रहे। ठीक, और जो 2007 से 17 तक रहे मोहम्मद हामिद अंसारी, और जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62 तक रहे। ठीक, 1952 से 62 तक 10 साल लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। भारत के महान शिक्षाविद, महान शिक्षक, महान प्रोफेसर और महान दार्शनिक। ठीक है, इन्होंने 1952 से 62 तक 10 साल इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया। फिर मोहम्मद हामिद अंसारी ने 2007 से लेकर के 2017 तक इन्होंने 10 साल जो है उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया। ये 2 महान महत्वपूर्ण शख्सियत हैं जिन्होंने 2 बार कार्यकाल संभाला है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 में किसका प्रावधान है। तो दोस्तों हमारा जो संविधान का आर्टिकल 78 है ये कर्तव्य बताता है। जिस तरीके से हमारा कुछ कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का कुछ कर्तव्य है, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री का भी कुछ कर्तव्य है। और वह कर्तव्य जो बताया गया है आर्टिकल 78 में, ये बताया गया है कि जो भी सरकार निर्णय ले रही है, जो भी सरकार कानून बना रही है, या जो कुछ करने का जो प्रयोजन है सरकार का, उसके संबंध में राष्ट्रपति को सटीक जानकारी देना। तो राष्ट्रपति को संदेश देना, राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करना अपने सरकार की व्यवस्था की, सरकार की नीतियों की, ये दायित्व है प्रधानमंत्री का। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो दोस्तों संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है ये नाम मात्र की प्रधान होता है, नाम मात्र का। ठीक है, और यानी आदर्श कह सकते हैं, नाम मात्र या आदर्श या संवैधानिक। ठीक, और प्रधानमंत्री के बारे में कह सकते हैं वास्तविक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रयोज्य। ठीक है, ये तीनों शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये देश का ही शासन व्यवस्था का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में भारतीय संविधान के किस प्रावधान में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उसको हटाने का विवेचना लिखित है।
तो पदच्युति इस शब्द का मतलब होता है पद से हटाना, ठीक है, और नियुक्ति मतलब नियुक्त करना। तो ये मंत्रिपरिषद के बारे में ये आर्टिकल 75 में लिखा है, ठीक है। तो आर्टिकल 75 में इस बात का वर्णन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, और यह आर्टिकल में लिखा है 75(3) के अनुसार, और यह संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, बिल्कुल ये संविधान में लिखा है, आर्टिकल 75(3) में लिखा है लोकसभा के प्रति क्या होगी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। आर्टिकल 74(3) में गलत है, पहला दूसरा तीसरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में लिखित नहीं है? तो दोस्तों इसमें से 4 शब्द लिखे गए हैं, कौन सा संविधान में नहीं लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, ये अनुच्छेद 112 में लिखा है। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही हम सामान्य भाषा में बजट कहते हैं, बोलचाल की भाषा में। विनियोग विधेयक आर्टिकल 114 में लिखा है, यानी जो बजट में हमारी मांग प्रस्तुत की जाती है वो मांग स्वीकृत होगी संसद के द्वारा, तभी उसको सरकार पैसा निकाल सकती है संचित निधि से। तो आर्टिकल 114 के तहत विनियोग विधेयक भी बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसको बुजाटो कहते थे, चमड़े का थैला इसका मतलब होता है। बजट प्राचीन समय, जो शुरुआती समय में चमड़े के थैले में रिकॉर्ड रख के प्रस्तुत किया जाता था, इसके लिए उसको बजट कह दिया गया, पूरा रिकॉर्ड का संकलन। बजट के भारत की संचित निधि आर्टिकल 266 में, आर्टिकल 266 में जो सरकार को जो भी पैसा आमदनी प्राप्त होगी कहीं, वो एक फंड में इकट्ठा की जाएगी, उसको कहते हैं संचित निधि, ठीक है। यहीं से सबको वेतन वगैरह दिया जाता है, तो ये संचित निधि में पैसा इकट्ठा होता है। बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, आर्टिकल 112 में उल्लेख है। इसका मतलब होता है देश में एक वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय का समूचा लेखा जोखा प्रस्तुत करने वाला विवरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह कब हुआ है? तो दोस्तों मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कहते हैं कैबिनेट। क्या कहते हैं? कैबिनेट, ठीक। वैसे संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख हुआ है, जो आर्टिकल मंत्रिपरिषद, ठीक, मंत्रिपरिषद का उल्लेख हुआ है आर्टिकल 74 और 75 में। मंत्रिपरिषद की संरचना 74 में बताई गई है, मतलब मंत्रिपरिषद का गठन होगा 74 में, ये बताया गया है। कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं है संविधान में कहीं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 352(3) में, अनुच्छेद 352(3) में 44वें संविधान संशोधन 178 द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया है, और इसमें लिखा है कि कैबिनेट की सिफारिश की लिखित सिफारिश, कैबिनेट की लिखित सिफारिश से क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल लागू। तो जब कैबिनेट लिखित में देगी राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति आपातकाल लगाएं, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाएं, तो कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर होगी। अब कैबिनेट और मिनिस्ट्री क्या होती है? मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों एक होता है मंत्री, बहुत सारे मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक। कैबिनेट में कौन होंगे? कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, इसको हम क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। और ये पूरा जो है इसमें और अन्य मंत्री भी अगर शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? मंत्रिपरिषद। क्या बन जाएगा? वो मंत्रिपरिषद बन जाएगा, ठीक है। ऐसे तो मंत्री यानी प्रधानमंत्री, उसके सहायक कैबिनेट मंत्री, इसको हम कहेंगे कैबिनेट। कैबिनेट छोटा समूह होता है जिसमें बड़े स्तर के मंत्री होते हैं, अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, और उसमें प्रधानमंत्री भी नहीं शामिल होता है, उसको हम कहेंगे कैबिनेट, क्योंकि ये बड़े निर्णय लेने वाले मंत्री होते हैं। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग 4-5 लोग हैं, वो लोग बड़े निर्णय लेंगे, बाकी छोटे बच्चे जो छोटे भैये हैं उनको शामिल नहीं करते निर्णय में, ठीक है।
और अन्य मंत्रियों को अगर शामिल कर लिया जाए, राज्य मंत्री, अन्य स्वतंत्र प्रभार वाले सबको, उसको हम मंत्री परिषद कहेंगे। यानी मंत्री परिषद बड़ा समूह है, कैबिनेट छोटा समूह, लेकिन जो निर्णय लेने वाला छोटा समूह कैबिनेट है वही प्रमुख समूह होता है। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आर्टिकल 352 में लिखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं? तो भारत सरकार का विधि परामर्शदाता का मतलब होता है, विधि का मतलब होता है लॉ, ठीक, कानून। तो विधि परामर्शदाता कौन होगा? जो कानून का ज्ञाता होगा, कानून का जानकार होगा। तो कौन हो सकता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी हम जैसे कोई मुकदमा लड़ना चाहते हैं तो वकील लगाते हैं, वकील हमारा विधि परामर्शदाता है। तो सरकार पढ़ी लिखी होगी या नहीं होगी, जो नेता मंत्री होंगे वो जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे हों ज्यादा, ठीक। तो उनके लिए अगर कोई ऐसा मामला आता है जिसके लिए विधिक विशेषज्ञ की जरूरत है, उसके लिए संविधान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति का प्रावधान है आर्टिकल 76 में। और ये भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। यानी भारत सरकार का अगर कहीं पक्ष रखना है तो सरकार का वकील होता है ये, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं महान्यायवादी। क्या कहते हैं भैया? महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में लिखा है इसके नियुक्ति पद के बारे में, ठीक है। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आर्टिकल 148 में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को CAG कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और यह क्या काम करता है? ये होता है सार्वजनिक धन का संरक्षक। सार्वजनिक धन का संरक्षक। अब हम इसको सार्वजनिक धन का संरक्षक कहते क्यों हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि बजट में जो सरकार ने मांग रखी या अन्य विधेयकों के द्वारा जो सरकार ने बजट संसद में मांग रखी, उन मांगों को स्वीकृत किया गया। सरकार ने पैसा खर्च किया, कितना खर्च किया, कहां खर्च किया, सही खर्च किया कि नहीं किया, इसका बाकायदा जो जांच करने का काम करता है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पूरी अकाउंटिंग की जांच करता है। उसी को हम सार्वजनिक धन का संरक्षक कहते हैं। यानी यह काम करता है कि जो पैसा स्वीकृत किया गया है वो सही सलामत कानून संगत खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बात की जांच करता है। इसीलिए उसको सार्वजनिक और धन का संरक्षक कहते हैं। आगे है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो दोस्तों इसकी अंतिम जिम्मेदारी जो है संसद की है। इसका मतलब क्यों? तो जो आर्टिकल 151 होता है, आर्टिकल 151(1) में लिखा है कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उसकी रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट किसको जाएगी? राष्ट्रपति को जाएगी। और फिर राष्ट्रपति उसको कहां देगा? संसद में देगा, ठीक है। यानी कैग अपनी रिपोर्ट कहां देगा? राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन में पटल में रखवाएगा, उस पर विचार चर्चा करने के लिए, जानकारी के लिए। और फिर उस पर संसद की लोक लेखा समिति भी जो है जांच करती है, चेक करती है। तो इस तरीके से संसद को हवाले कर दिया जाता है। तो अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए हम आपको 2 संविधान संशोधन याद दिलाना चाहेंगे। एक हुआ था 7वां संशोधन, 7वां संशोधन। एक हुआ था 31वां संशोधन। 7वां संशोधन 1956 में हुआ था। 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। इसके अंतर्गत 520 सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी लोकसभा की, और इसके अंतर्गत 545 निर्धारित की गई थी लोकसभा की, जिसमें 520 राज्यों से, ठीक, 520 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन को बारे में प्रावधान किया गया था। 545 थे। तो उसमें ये संख्या जो है निश्चित थी। फिर इसमें पूछा गया अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम जो है 552 हो सकती है, ये अधिकतम की बात है। लेकिन थी कितनी? थी 545। आज भी कितनी है? 543 है। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 545 - 2
543। क्यों? क्योंकि एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है 104वां संशोधन 2020 एंग्लो इंडियन का प्रावधान निरस्त हो गया है। ठीक है, एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान रद्द हो गया। तो 543 वर्तमान में है, 552 हो सकते हैं। ठीक, अब 2026 के बाद परिसीमन होगा तो और संख्या बढ़ सकती है इसकी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिस संविधान संशोधन में से कौन से राज्य के निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? तो दोस्तों 7वां और 31वां संविधान संशोधन। ठीक, हमने पूर्व प्रश्न में इसकी चर्चा के लिए 7वें में बढ़ा दिया गया 520 हो गई, 31वें में और बढ़ा दिया गया 545 हो गई। ठीक, कौन सा संघ शासित क्षेत्र में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो इनमें से केवल लोकसभा में एक सीट वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसमें से चंडीगढ़ में एक है, सिक्किम में एक है, मिजोरम में एक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ लक्षद्वीप में एक है, सिक्किम में एक है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, यहाँ मणिपुर में 2 है, दादर नगर हवेली में 1 है, पुडुचेरी में 1 है, गोवा में, मेघालय में 1 है, नागालैंड में 1। ठीक है, गोवा में 1 ऐसे, और यहाँ मेघालय में 2 है। ठीक है, आंसर याद रखिए 2। ठीक, यहाँ भी 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें दिया गया है संख्या, और हमें संख्या याद रखनी है कि लोकसभा में सीटें किसी हैं। जैसे इसका मतलब है कितने लोकसभा सदस्य उस राज्य से चुने जाते हैं। जैसे एमपी से 29, वैसे ही आंध्र प्रदेश में 25 है, तेलंगाना में 17 है, पहले 42 हुआ करते थे, तो तेलंगाना 17 और आंध्र प्रदेश 25। जब आंध्र प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था तेलंगाना में, तब 25 और 17 यानी 42 हुआ करते थे टोटल। असम में 13 है, ये गलत, असम में 14 है। ठीक, पंजाब में 13 सही है, पश्चिम बंगाल में 42 सही है। ठीक, तो यहाँ असम का 14 हो जाएगा। और किसका है 14? एक झारखंड का भी 14 सीटें हैं। लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? तो दोस्तों लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों में से चुना जाता है। मतलब लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो है उन सदस्यों में से ही एक को चुना जाता है। जैसे जो भी लोकसभा के सदस्य चुनकर आएंगे उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। जैसे सत्ता पक्ष के ज्यादा सदस्य होते हैं, उन्हीं में से सत्ता पक्ष के द्वारा किसी एक व्यक्ति को चुनाव में मतलब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया जाएगा और उसको सभी सदस्य चुन लिए जाएंगे। विपक्ष के अगर चाहे तो उसको भी खड़ा कर सकते हैं किसी एक को। ठीक है, चलिए संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की स्थिति में क्या करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष का मत जो है निर्णायक होगा। तो ये आर्टिकल 100 है। आर्टिकल 100 में लिखा है कि जब किसी भी विधेयक पर मतदान हो रहा होगा और दोनों उस मतदान के उस प्रस्ताव के पक्ष में बराबर, विपक्ष में भी बराबर मत होंगे, तब निर्णायक मत देने का अधिकार जो है लोकसभा स्पीकर को होगा। ये आर्टिकल 100 में लिखा है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है, लेकिन ये राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा स्थायी सदन, स्थायी सदन है, भंग नहीं होता, भंग नहीं हो सकता। ठीक, और इसके सदस्य 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त। यानी इसकी संरचना ऐसी बनाई गई थी कि 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे, फिर उन सदस्यों का नया निर्वाचन कर लिया जाएगा। ऐसे में ये सब इनका कार्यकाल चलता रहेगा। तो सदस्य 6-6 साल में रिटायर होते जाएंगे। जैसे अभी जो नियुक्त होंगे उनका अगले 6 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। जिनका अभी 5 साल हो गया होगा तो उनका भी 6 साल अगले साल हो जाएगा।
तो वो भी अगले साल फिर उनके पद पर कोई व्यक्ति का चुनाव कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका भी भंग नहीं होता और इसके हर 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, तो उच्च सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके विशेषज्ञ सदस्य होते हैं और यह कभी भंग नहीं होता और इसमें चर्चा पर्याप्त होती रहती है, पर्याप्त इनको टाइम मिलता है चर्चा करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा है उसके 12 मेंबर को मनोनीत करने का अधिकार है। ठीक है, मनोनयन का अधिकार। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो मेंबर हैं ये होना चाहिए साहित्य से, कला से, विज्ञान से, समाज सेवा से, ठीक है, या अन्य से। तो जो व्यक्ति साहित्य में अच्छा होगा, कला में अच्छा होगा, विज्ञान में, समाज सेवा में, इनमें अपना अच्छा उत्कृष्ट योगदान दिया होगा, उसको जो है सम्मान के स्वरूप 12 मनोनयन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और इसका बाकायदा मंत्रिपरिषद जो होती है, सरकार जो होती है, उनका मनोनयन की सिफारिश करती है, तब इनका मनोनयन होता है। जैसे कला के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया था, विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों को, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए अन्य व्यक्तियों को। ठीक है, तो जैसे कला में फिल्मी सितारों को भी, अमिताभ बच्चन जी को भी जैसे राज्यसभा मेंबर भेजा गया था, इस तरीके से आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा कथन सही है? ठीक, तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों, अनुसूची, राज्य सूची के विषय के संदर्भ में जो है विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, वो आर्टिकल 249 है। आर्टिकल 249 में इस बात को लिखा गया है कि यानी राज्य सूची यानी राज्य के जो विषय हैं उस पर कानून बनाने की जरूरत अगर है तो केंद्र में केवल राज्यसभा उस पर कानून बनाने की पहल कर सकती है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में राज्यों के मेंबर चुनकर आते हैं, राज्य की विधानसभाओं के द्वारा चुनकर आते हैं, तो जाहिर सी बात है राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों के मामलों को बात करती है। इसीलिए राज्यों के मामलों की बात करने के कारण, राज्यों के प्रति उत्तरदायित्व होने के कारण उसको जो है अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 249 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संसद का अनन्य भाग नहीं है, तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? हम देखें तो संसद का अनन्य भाग नहीं है। अनन्य का मतलब होता है अनिवार्य। अनन्य का मतलब क्या है? अनिवार्य। तो कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? तो संसद, अगर हम बात करें संसद आर्टिकल 79 में, आर्टिकल 79 में संसद के बारे में लिखा है। संसद का मतलब कौन? संसद में होता है लोकसभा, संसद में होता है राज्यसभा और संसद में होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये तीनों होंगे, बाकी इसके अलावा कोई नहीं होगा। राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उपराष्ट्रपति संसद में नहीं आते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक कथन सही है? तो दोस्तों इस दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। पूरा स्थापित का मतलब सबसे पहले धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? नहीं, गलत, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी में पूरा स्थापित किया जा सकता है? नहीं, पहले तो लोकसभा में ही जाएगा। धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता? गलत, लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से जो ऑप्शन 110 है इसमें परिभाषित किया गया है। ठीक है, धन विधेयक होता क्या है? धन विधेयक का एक्चुअल में मतलब होता है कि ऐसे विधेयक जिसमें पैसे के लेन देन, कर लगाने, कर से कमी करने, इनसे संबंधित जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उनको हम धन विधेयक कहते हैं, जिसमें मनी से संबंधित, धन से संबंधित जो बात जो है लिखित रहती है। ठीक, तो इसको जो है पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा बकायदा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, और
पेश किया जाएगा, दोनों सदन अलग अलग पास करेंगे। कौन सा विधेयक धन विधेयक है नहीं, इस बात की जो निर्णय है, इसमें एक बात को याद रख लीजिए, कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा स्पीकर करता है इसका निर्णय। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष है, इसका निर्णय करता है। ठीक है, तो ये आंसर हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, तो किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों, जो केंद्र सरकार है और राज्यों के मध्य जो संबंध हैं, उनकी विवेचना जो की गई है वो आर्टिकल 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, आर्टिकल 268 से 281 के अंतर्गत। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 268 से 281। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही कोई कर एकत्रित किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना मतलब बिना कानूनी अनुमति के ना तो कोई कर लगा सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। आर्टिकल 265 में लिखा है, आंसर हो जाएगा आर्टिकल 265। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो दोस्तों, यह आर्टिकल 355 में लिखा है क्या करने का, इसके बारे में लिखा है कि जो सरकार है हमारी, ठीक है, वह राज्यों की सुरक्षा करे। राज्यों की सुरक्षा किस मामलों में करे? बाह्य या आंतरिक मामले में राज्यों की सुरक्षा करे, पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराए, इसके बारे में। ठीक है, चलिए, इसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो दोस्तों, कौन सा आर्टिकल है जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है? तो आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। किसकी बात करता है? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल अभी तक देश में नहीं लगाया गया है। ठीक, आंसर हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारे के मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है वित्त आयोग। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में लिखा है इसके बारे में, और ये जो बताता है कि जो केंद्र और राज्यों के मध्य कर हैं, कर संग्रहण है, उसमें केंद्र का कितना हिस्सा है, राज्य का कितना हिस्सा है, इसके बकायदा बंटवारे की बात अनुशंसा करता है वित्त आयोग। और वित्त आयोग का गठन हर 5वें साल राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों, संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? 1968 में। ठीक है, ये चौथी लोकसभा थी, चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में पास नहीं, और लोकसभा जो है भंग हो गई थी। लोकसभा भंग हो गई थी तो ये विधेयक भी समाप्त हो गया, और चौथे लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो दोस्तों, इनका जो आयोग हैं उनके बारे में गठन का प्रावधान, ठीक है, गठन का प्रावधान जो है, गठन के बारे में 315 में लिखा है, नियुक्ति के बारे में 316 में लिखा है, और हटाना 317 में लिखा है। ठीक,
तो आंसर हो जाएगा 317। निम्नलिखित में भारत के संविधान में लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? तो दोस्तों इसमें से जो भारत के भाषाओं के संबंध में सही है वो पूछा गया है, उनमें से हमें टिक करना है। राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है? बिल्कुल नहीं बाध्य कर सकता। माने जो उनकी मातृभाषा है उसमें उनको शिक्षा लेने का अधिकार है, उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, ये गलत है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, ये गलत है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा, ये सही है। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं है, ठीक, लोकप्रियता के कारण उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। अंगिका जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, अंगिका इसमें नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके अन्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो दोस्तों इनमें से आंसर हो जाएगा, कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो आंसर हो जाएगा राज्यों के नाम की सूची, उनके राज्य क्षेत्रों का। पहली अनुसूची, जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों का नाम मिलता है, ठीक। आर्टिकल 1 अनुसूची 1, एक भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, और उनका वर्णन जो है अनुसूची अनुसूची 1 में लिखा गया है। कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सबका ब्यौरा दिया गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत दिए गए विषय के संबंध में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों हमें इनमें से सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं। वन संवर्ती सूची में शामिल दोनों कानून बना सकते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार। शेयर बाजार ये जो है संवर्ती सूची में शामिल नहीं है, ये संघ सूची में शामिल है, ठीक है। डाकघर, बचत बैंक संघीय सूची में शामिल है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, ये सही है। राज्य सूची का विषय होने का मतलब ये है कि जन स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में राज्य सरकारें एक्शन लेंगी और बाकायदा कोई नीति कानून भी बना सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के लिए जो है भेजने का अधिकार दिया गया है? तो कोई भी मामला अगर दिया गया, कोई भी विधेयक अगर संसद से दे दिया गया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर यानी मंत्रिपरिषद को भी दोबारा उस सिफारिश को वापस भेजने का अधिकार है। ये आर्टिकल 1978, ये संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन उसको पद से हटाया कैसे जा सकता है? तो पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो पद से हटाने की प्रक्रिया है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लिए, वह है संसद के दोनों सदनों के संबोधन के द्वारा। संसद के दोनों सदनों के संबोधन के द्वारा उसको हटा सकते हैं, क्योंकि वह सार्वजनिक धन का संरक्षक है, संवैधानिक पद है, और उसको हटाने की प्रक्रिया वही है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, यानी एक प्रकार का महाभियोग है। दोनों सदन सहमत होंगे तभी हटेगा, बाकी नहीं हटेगा। बाकी 6 साल या 65 वर्ष, ठीक है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु के पहले नहीं हटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें बहुत अच्छा दिया गया है स्टेटमेंट, और इन्हें हमें पढ़कर अपना सही तर्क लगाना है, क्या होगा सही। दोस्तों इसमें दिया गया है आर्टिकल 168 के तहत संविधान संशोधन संसद के किसी भी भाग में कर सकती है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी क्या है?
उच्चतम विधायी संस्था है तो जनता द्वारा निर्वाचित बिल्कुल संस्था है। राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर जनता द्वारा चुने जाते हैं और इसमें संशोधन का अधिकार संसद को है, यानी दोनों सही है, दोनों की व्याख्या सही है। चलिए पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का समाधान करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है वो किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों ये जो शक्ति आती है उसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आती है। माने राज्यों के बीच विवाद है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, कोई भी ऐसा केस आएगा उस पर सीधे केस जाएगा कहाँ? सुप्रीम कोर्ट को जाएगा, किसी भी उच्च न्यायालय में नहीं जाएगा। ठीक है। चलिए, सबसे लंबे समय पर प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी व्यक्ति बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। 2014 से लेकर के अब तक हैं। ठीक, तो इसके पहले जो है 6 साल कौन रहे हैं? अटल जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल से ज्यादा समय तक रहे प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी। अब उनसे ज्यादा समय तक अब बन गए हैं कौन? मोदी जी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के औपचारिक रूप से जो है बात कही थी संविधान सभा के क्या करने की? गठन करने की। ठीक है, एम.एन. रॉय ने 1935 में 1935 में 1935 में इन्होंने यह बात कही। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के संविधान सभा के गठन की बात कही थी? तो 1938 का जो अधिवेशन था वो हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा गुजरात। ठीक, हरिपुरा गुजरात में अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या बात कही थी? संविधान सभा का गठन किया जाएगा वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर मतलब वयस्क लोग वोट करेंगे और उसके सदस्य चुने जाएंगे। अब आता है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में कही गई थी? तो ये फैजपुर अधिवेशन हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, आंसर याद रखिए। 1936 में हुआ था फैजपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो दोस्तों भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार जो है क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। कैबिनेट मिशन ब्रिटिश अधिकारियों, 3 अधिकारियों का एक दल था जिसमें लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 3 व्यक्ति थे। इन तीनों का समूह भारत आया 1946 में और इनका जो उद्देश्य था भारत में संविधान निर्माण करने की बात करना, एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना। इसके लिए इन्होंने जो संविधान सभा की संरचना बताई थी, संविधान सभा का गठन, संरचना, ठीक है, इन सब के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 389 सदस्य होंगे और 389 सदस्य का मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा, यानी लगभग तत्कालीन समय में हमारे देश की टोटल जनसंख्या 39 करोड़ थी। 39 करोड़ मतलब 10 लाख में एक व्यक्ति, तो 389 व्यक्ति होंगे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से होंगे और 23 देशी रियासतों से होंगे। इस तरीके से 389 सदस्य होंगे। फिर इनका निर्वाचन प्रांतों की विधानसभा के द्वारा होगा, केंद्र की विधानसभा के द्वारा होगा, फिर जो है संविधान सभा बनेगी। इस तरीके से कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर फिर जुलाई 1946 में चुनाव हुआ और संविधान निर्माण का काम शुरू हो गया। पुनर्गठन के फलस्वरूप इसमें जो संविधान सभा में शामिल सदस्यों की संख्या थी वो जब पुनर्गठन हो गया था, पुनर्गठन का मतलब जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान चले गए थे, तब जो सदस्य संख्या बची थी 299 थी, मतलब 270 प्लस
इसमें 210 टोटल बच गई थी, वो 299 थी, ठीक है। 229 प्लस 70 यानी 299 हो गई। देसी रियासतों 70, 229 जो है ब्रिटिश प्रांतों से। ऐसे आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो दोस्तों इसमें से जो प्रांतों की विधानसभा थी उनमें से इन सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, ठीक है। यानी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन हुआ था और वयस्क मताधिकार के आधार पर ही हुआ था। और इसमें जो है प्रांतों की विधानसभा से हुआ था, जैसे आज राज्यसभा के मेंबर का चुनाव होता है वैसे यहाँ से प्रांतों की विधानसभा से वो सदस्य चुनकर गए थे, ठीक है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है उसकी अगर बात करें तो ये सबसे पहले दिल्ली में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन, ठीक है। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। आज कहाँ है वो? संसद भवन में है, ठीक। आज कहाँ है वो? संसद भवन का वर्तमान हिस्सा है वो काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों सबसे पहले यहाँ ध्यान रखें, संविधान का सभा चुनाव कब हुआ? चुनाव हुआ जुलाई 1946 में। पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? अस्थायी अध्यक्ष का मतलब होता है प्रोटेम स्पीकर। तो अस्थायी अध्यक्ष जो है, अस्थायी स्पीकर जो चुने गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। कौन चुने गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। आज भी वही परंपरा भारत के इतिहास में अपनाई जा रही है, भारत की लोकतांत्रिक इतिहास में, लोकसभा में। तो जो सबसे ज्यादा समय तक मेंबर चुना जाता रहा हो, चाहे जिस पार्टी का हो लोकसभा में, उसको क्या कर दिया जाएगा? प्रोटम स्पीकर बनाया जाएगा। प्रोटम का मतलब अस्थायी समय के लिए, वह नए सदस्यों को शपथ दिलाएगा, ठीक है। वो होंगे सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक। स्थायी अध्यक्ष चुने गए। आपको बताना है संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार कौन थे जिन्होंने संविधान का पहला प्रारूप बनाया था? बताइएगा आप कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे जिन्होंने संविधान का पहला प्रारूप बनाया था, उनका नाम था डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव। डॉक्टर BN राव जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले भारत के पहले व्यक्ति भी रहे 1951-52 में, और उन्होंने संविधान का पहला प्रारूप बनाया था और उस पर फिर विचार करने के लिए प्रारूप समिति डॉक्टर अम्बेडकर के अध्यक्षता में गठित हुई थी और वो संविधान के सलाहकार थे, संविधान सभा के सलाहकार थे। संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें जो 284 सदस्य थे, ये 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का जब संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित होता है संविधान सभा के सदस्यों के माध्यम से, हम भारत के लोगों के संबोधन से, तब 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे लास्ट में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में समय कितना लगा था? तो दोस्तों यह समय जो है कितना लगा था? 2 वर्ष 6 माह 18 दिन, माने 9 दिसंबर से यह काम शुरू हुआ था। 9 दिसंबर का मतलब जो 9 दिसंबर माने जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 से तब तक 26 नवंबर 1949 तक, ये जो समय है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन होता है, ठीक। चलिए पूछा जा रहा है संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसी दिन संविधान सभा की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए 9 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का जो है स्थायी अध्यक्ष चुना गया था?
तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की यानी मसौदा समिति की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और यह 7 सदस्यीय थी, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। ठीक, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। ठीक है, टोटल 7 सदस्यीय कमेटी थी, 7 सदस्यीय समिति, 7 सदस्यीय समिति, अध्यक्ष सहित एक अध्यक्ष 6 सदस्य। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और अगर पूछे झंडा समिति की तदर्थ समिति, तदर्थ समिति मतलब एडहॉक, कम समय के लिए जो भी विशेष कार्य के लिए नियुक्ति हुई थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 2 झंडा समिति थी, एक स्थायी समिति जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी और एक तदर्थ समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कितने सदस्य जो है राज्य संविधान सभा में होने थे? तो 389 सदस्य होने थे। हमने बात की थी बंटवारे, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, 93 देसी रियासतों से। 93 कहां से? देसी रियासतों से, और 292 ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक, और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, अजमेर, मारवाड़ा, दिल्ली, ठीक है, मेवाड़, यहां से। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है? तो दोस्तों इसमें से आर्टिकल 330 ये बताता है कि जो संविधान में विधानसभा और लोकसभा है उसमें आरक्षण दिया जाएगा, वो आर्टिकल 330 में बताया गया है। ठीक है, अभी जो है आरक्षण कितना है एससी और एसटी का? तो एससी का 84 है और एसटी का 47 है, यानी टोटल 131 सीटें। ठीक है, 131 सीटें क्या है? रिजर्व है इनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा कालानुक्रम सही है? अब ये कालानुक्रम जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एक्चुअल में इनका कार्यकाल समय के अनुसार। पहला कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू जी का, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी, फिर इनका बाद नाम आ जाएगा मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी जो जवाहरलाल नेहरू थे ये 1947 से लेकर के 64 तक अपनी मृत्यु पर्यंत प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी जी 1967 से 69 तक प्रधानमंत्री रही, 1966 से 69, 67 से 69 तक। फिर बाद में 1969 से 1974 तक, फिर 1980 से 1984 तक। ऐसे मोरारजी देसाई 1978 से 79 तक, चौधरी चरण सिंह 1989 से 80 तक। ऐसे, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। मोरारजी देसाई भी बने थे गैर कांग्रेसी, लेकिन उनके साथ कांग्रेसी दलों की, कांग्रेस के सहायक दलों की सरकार थी, जो कांग्रेस उस समय बट चुकी थी अलग अलग हिस्सों में। तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, और ये जो बने थे 16 मई से 1 जून 1996 में, मात्र 13 दिन के लिए, मात्र 13 दिन के लिए सबसे कम कार्यकाल इनका था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ठीक है, फिर बाद में 1998 में बने 99 तक, फिर 99 से 2003 तक एक पूरा 5 साल का कार्यकाल संभाला। तो इस तरीके से उनका 6 साल, 6.5 साल का काम पूरा हो गया। मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होते हैं? हालांकि इस प्रश्न का हम डिस्कशन पूरे प्रश्न में कर चुके हैं, और उसमें शामिल कौन कौन होंगे मंत्रिपरिषद में? तो मंत्रिपरिषद में राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रपति नहीं होगा, उपराष्ट्रपति नहीं होगा, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, सब। ठीक है, उसको हम मिनिस्ट्री कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाया जा सकता है, और इसको कैसे हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री के संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। यानी जो लोकसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं, तो उनके सदस्यों को ही अधिकार है कि उसके अध्यक्ष को हटा दिया जाए।
तो लोकसभा में वो प्रस्ताव पेश किया जाए। ठीक है। कौन सी एक समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है दोस्तों? इसमें से जो एक समिति है वो प्राक्कलन समिति, ये सबसे बड़ी समिति, 30 सदस्य होंगे। 30 सदस्य कहां से होंगे? लोकसभा के। केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते, इसलिए संसद की सबसे बड़ी समिति जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर है 30 सदस्य। ये क्या काम करती है? ये काम ये करती है कि जो भी प्रशासनिक खर्चे हैं, जो भी सरकार का खर्च हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, सभी व्यवस्थाएं सही हो रही कि नहीं हो रही, इन बातों का मूल्यांकन करती है, प्राक्कलनों की जांच करती है, सब चीजों का आकलन करती है, इसीलिए इसको प्राक्कलन समिति कहते हैं। लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, पब्लिक अकाउंट की जांच करती है। सरकारी उपक्रम समिति सरकारी कारखानों कंपनियों के बारे में जांच कर सकती है। याचिका समिति याचिका संबंधी मामलों के लिए। ठीक है, तो इसमें आंसर ये हो जाएगा। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं, उसके 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? तो दोस्तों लोक लेखा समिति संसद की एक समिति होती है और ये अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष को देती है, और इसके मेंबर जो होते हैं ये 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के प्लस 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं, और इसको जो है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, ये प्रश्न कभी कभी आता है, इसको याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन इसको कहते हैं, लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो सामान्यतः विपक्ष का नेता होता है। पुनर्गठित संविधान सभा में कितने प्रांतों के लिए प्रतिनिधि चुने गए थे? तो पुनर्गठित जब संविधान सभा हो गई थी उसमें प्रांतों के लिए कितने मेंबर थे? तो हमने बात करी थी पुनर्गठित में टोटल 299 थे, जिसमें 229 और प्लस 70 देशी रियासतों से 229 जो है प्रांतों के लिए चुने गए थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलो ये आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो जो एक्ट 1919 वाला है भारत शासन अधिनियम, इसको ही मॉन्टेग्यू चेम्स, यहाँ भारतीय है, ध्यान रखिएगा भारतीय शब्द है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के एक्ट को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में किस तरह की विधायिका की स्थापना की गई है? दोस्तों इस एक्ट में भारत सरकार एक्ट 1919 के तहत केंद्र में किस तरीके की विधायिका की स्थापना की गई है? तो इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। द्विसदनात्मक का मतलब केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा और प्लस राज्य परिषद। ठीक, ये 1919 के एक्ट के द्वारा निश्चित किया गया था। इसमें जो राज्य परिषद है यानी राज्यसभा है, केंद्रीय विधानसभा यानी वर्तमान लोकसभा। ठीक, ये 1919 के एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए, भारत सरकार एक्ट 1919 के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका में कौन कौन शामिल था? तो दोस्तों जो 1919 के एक्ट के तहत स्थापित किया गया था द्विसदनीय विधायिका, उनमें एक केंद्रीय विधानसभा थी और एक थी राज्य परिषद। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी आज की लोकसभा, राज्य परिषद स्टेट काउंसिल, इसका मतलब राज्य और वर्तमान की राज्यसभा। ठीक है, चलिए, भारत सरकार एक्ट 1919 के तहत केंद्र शासित स्थापित राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो इसमें जो राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या थी ये परंपरा के अनुसार 60 थी, छोटी सी थी, और इसमें जो है 34 सदस्य निर्वाचित और प्लस कितने बचेंगे? 26 मनोनीत। तो इसमें टोटल 60 सदस्य संख्या निश्चित की गई थी राज्य परिषद में, जिसमें 34 निर्वाचित होंगे और 26 मनोनीत होंगे, यानी अंशतः निर्वाचित अंशतः मनोनीत, अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत। ठीक, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार एक्ट 1919 के तहत केंद्र में स्थापित सदन के किस सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा किनके सदस्यों का निर्वाचन
प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था। तो जो राज्य परिषद है, केंद्रीय विधानसभा है, इन दोनों के अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत दोनों किया गया था। इसके जो निर्वाचित थे राज्य परिषद के 34 + 26 थे, और इसके जो थे ये 104 निर्वाचित थे। ठीक, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। इसके 34 निर्वाचित और इसके 104 निर्वाचित, इसमें भी कुछ मनोनीत थे। ठीक है, 104 निर्वाचित प्लस मनोनीत कुछ, तो आंसर हो जाएगा इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में स्थापित सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो इसमें जो केंद्रीय विधानसभा यानी निम्न सदन की संख्या निश्चित की गई थी 145, जिसमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत। 41 मनोनीत और 104 निर्वाचित हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार एक्ट 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया था? तो दोस्तों, वर्तमान में जो विधानसभा है 5 साल निर्वाचित होती, 5 साल के लिए। लोकसभा है उसका भी कार्यकाल 5 साल तक का होता है। विधानसभा राज्यसभा का 6 साल का कार्यकाल सदस्यों का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वो भंग नहीं होता। इसमें से केंद्रीय विधानसभा का जो कार्यकाल था, यानी वर्तमान में लोकसभा, वो आज 5 साल है, लेकिन उस समय विधानसभा केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष हुआ करता था। आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। और जो राज्य परिषद हुआ करती थी, राज्य परिषद उसका कार्यकाल कितना होता था? तो उसका कार्यकाल होता था 5 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार कितने अनुच्छेद हैं? तो इस एक्ट में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां और 321 अनुच्छेद निर्धारित किए गए थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी? तो हमने पुराने प्रश्न में ही चर्चा कर ली। इसमें जो है 10 अनुसूचियां निश्चित की गई थी और 321 अनुच्छेद या धारा एक ही बात। ठीक है, चलिए। भारत शासन अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय, तो दोस्तों हम 96 क्वेश्चन में देख रहे हैं किस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव पास किया गया था। माने इसमें जो देश की रियासतें हैं, देश के ब्रिटिश प्रांत हैं, ब्रिटिश भारत के तत्कालीन जो प्रांत है, उन सबको मिलाकर एक पूरा संघ बनाया जाना था और उसको जो है ब्रिटिश भारत संघ नाम दिया जाना था, अखिल भारतीय संघ। ये इस 1935 के अधिनियम के प्रमुख विशेषता थी। कई बार पेपर में आ चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। आर्टिकल जो है इसमें टोटल 321 थे। भारत शासन अधिनियम 1935, ये जो प्रश्न है ये इस एक्ट की प्रमुख विशेषताओं से पूछे गए हैं और उसमें कहा गया है कि इस अनुसूची में 3 अनुसूचियां शामिल की गई थी और जिसमें भिन्न भिन्न विषयों को शामिल किया गया था। तो इसका प्रमुख आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। यह अनुसूची जो है संघ सूची की बात करती है, राज्य सूची की बात करती है और समवर्ती सूची की बात करती है। जो संघ सूची है इसमें दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को यानी संसद को, राज्य सूची में राज्य को और समवर्ती में दोनों को। ठीक है, और ये जो प्रावधान है ये इस एक्ट के द्वारा डायरेक्ट लिया गया, इसीलिए हमारे संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद इस एक्ट से लिए गए हैं, यथा तथ्य या थोड़ा बहुत संशोधन के साथ। तो हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में कितने विषय शामिल किए गए थे? तो दोस्तों इसमें जो विषय थे ये तत्कालीन समय में 59 विषय शामिल थे और आज की बात करें तो इसमें वर्तमान में 100 विषय शामिल हैं। कितने हैं? 100। और ये उस समय 59 विषय टोटल शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र और कहां
जो है द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी? राज्य तथा केंद्र में कहाँ द्वैध शासन की स्थापना व्यवस्था की गई थी? तो ये 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में स्थापित किया गया था, लेकिन इसको लागू नहीं किया जा सका, इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। और ये से महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जा सकता है, प्रांतों को स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता यानी द्वैध शासन समाप्त, द्वैध शासन समाप्त कहां से? प्रांतों से। ठीक है, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त और स्वायत्तता, ये दोनों विशेषता हैं इस कानून की। और केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ, केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ या लागू किया जाने का प्रावधान जो है इस कानून में था। तो केंद्र में लागू किया जाना था द्वैध शासन और राज्यों में नहीं। द्वैध शासन का मतलब होता है हस्तांतरित और आरक्षित विषय का शासन करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर में ये भी हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इसमें हम देखते हैं, पूछा गया है कि 1935 के कानून में केंद्र में स्थापित विधायिका के सदन राज्य परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो राज्य परिषद की सदस्य संख्या और विधायिका के कुल सदस्य संख्या कितनी थी? ठीक है, तो इसमें जो टोटल सदस्य संख्या 1935 के तहत निश्चित की गई थी, पहले हम देखे हैं 1919 के एक्ट के द्वारा। 1919 के एक्ट में 60 निश्चित की गई थी टोटल, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे, 26 मनोनीत होते थे। ठीक है, लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा 16 साल के बाद इसकी जो सदस्य संख्या है वो निश्चित की गई थी 260। तो आंसर हो जाएगा 260। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे जो फैक्चुअल टाइप में क्वेश्चन थे कानून से विषय से संबंधित या हमारे देश की शासन व्यवस्था से संबंधित कौन से प्रावधान है जिससे देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है, उनको हमने जाना, बहुत अच्छी तरीके से जाना। दोस्तों, आशा है आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखे होंगे। आपको जहां भी कुछ डाउट हो या पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करके आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।